हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो हमारी जो सीरीज चल रही है यूट्यूब पर उसका अगला जो प्रश्न पत्र है जीएस हमारे जीके और जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और जो वर्तमान करंट अफेयर्स से है उनको लेकर के जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आपका हमने इस पेपर में सम्मिलित किया है। तो इस पेपर में हमने उस तरीके से चीजों को बनाया है जिस तरीके से यूके ट्रिपल एस सी हाल फिलहाल में चीजों को पूछ रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है। स्कूल वेब ऐप लॉन्च करने वाली जो सरकार है वो है दिल्ली सरकार। इसने इस ऐप को दिल्ली के 1512 जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें एक साथ जोड़ करके उनमें संचालित होने वाली गतिविधियों और उनमें सरकारी योजनाओं और जो भी आपके वहां पर करिकुलम से संबंधित चीजें हैं उन सभी को एकीकृत करने और पारदर्शिता लाने के लिए लाया है। वर्तमान में इसे प्रायोगिक तौर पर 15 स्कूलों में शुरू किया गया है, बाद में फिर सारे स्कूल इसके जोड़ दिए जाएंगे। नवंबर 2025 में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको पता है इस तरीके के जो फैसले होते हैं दुनिया भर में जो मानवीय सुधारों को लेकर के उनमें आपके स्कैंडिनेविया हमेशा ऊपर रहता है, यूरोप का जो ऊपरी हिस्सा है। तो इसको शुरू किया है डेनमार्क ने। डेनमार्क पहला देश है जिसने 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की घोषणा की है क्योंकि सोशल मीडिया बच्चों की प्राइवेसी को लेकर के खासकर ये टीनेजर्स इनमें बहुत दिक्कतें पैदा कर रहा है। खासकर आपके ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन गेमिंग में इनको फंसाना, तरह तरह के आपके लालच देना, पोर्नोग्राफी, इस तरीके की चीजें हो रही हैं जिससे बच्चे मानसिक रूप से काफी दबाव में आ जाते हैं और कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। या कई बच्चे ऐसे हैं जो आपके मानसिक बीमारी का शिकार हो गए मोबाइल में सोशल मीडिया का प्रयोग करते करते। तो ये सारी चीजें आपके बच्चों के भविष्य को लेकर के काफी घातक सिद्ध हो रही है पूरी दुनिया में। तो डेनमार्क पहला देश बन गया है जिसने 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। तो इसमें एक नियम भी है, इस नियम के तहत 13 और 14 साल के जो बच्चे हैं उनका उपयोग माता पिता की आज्ञा से सोशल मीडिया में किया जा सकता है क्योंकि उसकी वजह है जैसे स्कूलिंग या जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके संबंधित जानकारियों के संबंध में अगर कोई इसका इस्तेमाल करना चाहे तो वो पेरेंट्स की अनुमति से ही कर पाएगा। यह कदम बच्चों के डिजिटल जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। ठीक है, डिजिटल जीवन बच्चों का बहुत ही क्या हो गया है, ओपन हो गया है, उसमें कोई भी घुस जा रहा है, उसकी कोई प्राइवेसी नहीं रही और उसके कारण कई बार बच्चे अपने जीवन को समाप्त भी कर दे रहे हैं, इतने भयंकर डिप्रेशन में आ जा रहे हैं और मानसिक रूप से कई बच्चों में कई तरह के विकार देखने को मिले हैं सोशल मीडिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट का सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें नोबेल पुरस्कार वितरित करना वर्ष 1901 से शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। आरंभ में यह पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, यह भी सही है। अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो सर्वप्रथम 1969 में दिया गया, ये भी सही है। छठा था, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसमें 3 के 3 सही है, 1, 2 और 3 सभी सही है इसमें। तो इसका सी सही आंसर होगा। नोबेल प्राइज से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, देख लीजिए। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, बहुत महान वैज्ञानिक थे। कहा जाता है कि जब उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक बनाया तो उनको काफी आपका बाद में ग्लानि महसूस हुई कि इससे दुनिया में तबाही भी मच सकती है। तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी गलती को सुधारने के लिए विज्ञान विज्ञान के जगत को नए आपके आयाम प्रदान करने के लिए, दुनिया भर के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए इनकी जो आपका मृत्यु पर इनके पास जो भी संपत्ति थी उस संपत्ति को एक ट्रस्ट बना करके उससे हर वर्ष आपका नोबेल प्राइज देने और उससे एक प्राइज मनी देने, विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए देने की घोषणा करी थी। इसलिए इनकी मृत्यु के बाद आपका पहली बार 1901 में उनकी जो आपका नोबेल ट्रस्ट थी उसने इस प्राइज को देना शुरू किया था। ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है, आपको पता है। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, 3 तो विज्ञान के हैं, बाकी साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र ये अन्य क्षेत्रों के हैं। पुरस्कार का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम और स्वीडन में किया जाता है। शांति का पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता बल्कि ये हर साल उसी दिन ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। शांति का पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में जो आपके इंटरनेशनल जो आपका पीस आपका कम्युनिटी है उसके द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता 1 स्वर्ण पदक, 1 डिप्लोमा और 1 मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करता है। यह किसी को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, जीवते जी दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, शांति के लिए मिला था 1979 में। 2025 में जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं 6 की 6 श्रेणियों में, वो इस प्रकार है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिन को मिला है। जब भी आपको नोबेल प्राइज में ये 3 नाम खासकर विज्ञान में आते हैं और पूछते हैं इनको, तो इन नामों को याद करने का एक तरीका है कि इसमें से आप नाम को याद करते समय अलग अलग नाम ना करें, इन तीनों का मिला करके एक बना लें। इन तीनों का एक बना ले। जैसे भौतिकी का नाम याद कर रहे हो तो ये ट्रिक है, तो इसमें आप क्या करें, मार्टिनस मिशेल क्लार्क लिखें, मार्टिनस मिशेल क्लार्क, ये नाम याद करें। इससे क्या होगा, मार्टिनेस एक के नाम से होता है, मिशेल एक के और क्लार्क एक से। विकल्प में देख करके आप सॉल्व कर लोगे, तीनों को पूरा पूरा याद ना करें, ठीक है। जब भी आप नोबेल प्राइज की सूची में नाम याद कर रहे हैं तो इसी तरीके से करें, क्योंकि ये भौतिक, रासायन और आपके जो चिकित्सा का है, ये अधिकतर कंबाइंड रूप से 2-3 लोगों को मिलते हैं, तो उसमें नाम याद करना काफी कठिन हो जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका है। भौतिकी के लिए आप इसको ऐसे पढ़े, मार्टिनस मिशेल क्लार्क। तो मार्टिनस एक है, मिशेल एक है और क्लार्क एक है, 3 लोग हैं। तो मार्टिनेस मिशेल क्लार्क को भौतिकी का मिला, एक ही याद रखना है बस। उसी तरीके से जैसे ये क्या है, शांति का तो एक ही को मिला है, मारिया कोरिना मचाडो को, जो वेनेजुएला में लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए जानी गई, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा 25 का। वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगरी के लेखक लास्लो क्रस्जनोव होरकाई को उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी कृतियों के लिए प्रदान किया गया है। और ये जो आपका देखो, ये जो आपका रसायन का नोबेल है, फिर ये 3 लोगों को मिला है। तो इसमें कैसे उठाओगे, ऐसे ही उठाओगे, ठीक है। तो इसको उठाना इस तरीके से, कितागावा रिचर्ड उमर, कितागावा रिचर्ड उमर। तो कितागावा इससे ले लो, रिचर्ड इससे ले लो और उमर इससे ले लो, कितागावा रिचर्ड उमर ले लो, तो एक ही से याद हो जाएगा। अगला, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इस बार ब्रंको फ्रैंक रेम्सडेल और सिमोन सागागुची को मिला है। तो इसमें आप क्या करोगे, मैरी फ्रेड सागागुची करना, मैरी फ्रेड साकागुची, मैरी फ्रेड सागागुची, ये नाम याद रखना। तो तीनों का हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जो नोबेल मिला है इस बार, वो भी संयुक्त रूप से आपके कितने लोगों को, मोकिर, जोएल मोकिर नीदरलैंड, फिलिप अधियन पेरिस और पीटर हाविट कनाडा, 3 लोगों को। तो इसमें जोएल फिलिप पीटर लिखना, जोएल फिलिप पीटर, इसको आपका किसका, अर्थशास्त्र का मिला है। तो सारे नाम याद करने के बजाय एक एक नाम का एक इंपॉर्टेंट शब्द लेकर के याद करना। और जब तीनों के इंपॉर्टेंट शब्द याद रहेंगे तो ऑप्शन में देख करके तीनों नामों को आप आराम से खोज लोगे, क्योंकि तीनों के 3 मिसमैच नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की गई? भूतापीय ऊर्जा आपका नवीकरण मंत्रालय का है, जो हमारे देश में इरेडा के नाम से जाना जाता है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इरेडा। उत्तराखंड की तो उरेडा है, इरेडा वो करती है। नवीकरण एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीनीकरण, रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसके लिए जो मंत्रालय बना है वो करता है। भारत की पहली भारतीय भूतापीय ऊर्जा 19 सितंबर 2025 को शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में भूतापीय ऊर्जा क्षमता का दोहन करना और नेट जीरो 2070 लक्ष्य को प्राप्त। नेट जीरो मतलब कार्बन जो हमारा क्या है, जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना ही कार्बन हम अवशोषित भी कर ले, एडजस्टमेंट जीरो हो जाए, कार्बन क्रेडिट हमारा शेष ना रहे, कार्बन हमारा शेष ना जाए प्रकृति में। तो उसके लिए 2070 का जो हमने जीरो का लक्ष्य रखा है वो तभी हो सकता है जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जाएं, क्योंकि कोयला और जो जीवाश्म ईंधन है उनको जलाने से सबसे ज्यादा हमारे पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब, रिन्यूएबल मतलब जो आपके क्या हो, पुनर्योजी, जितनी भी आपकी ऊर्जाएं होती हैं, सूर्य का ताप है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ये सब। इसमें भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आपको पता है गर्म पानी के जो सोते होते हैं उनमें से भाप निकलती है, तो उस भाप को आपके क्या, जो आपका डायनामिक तकनीक है उसमें आपके उसके द्वारा टरबाइन चला करके बिजली उत्पन्न करने की जो तकनीक है उसमें मणिकरण जो आपका कहाँ है,
पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, उसमें पहला प्रोजेक्ट लगाया गया था। देश में ये विभिन्न क्षेत्र हैं जो लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें आपके पुंगा घाटी है हिमाचल प्रदेश की, मणिकरण है आपका, सोहाना है, ये गुजरात में है 2-3 क्षेत्र, ये महाराष्ट्र में है, ये मध्य प्रदेश में है, ये आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड और आपका बंगाल में है, ये उड़ीसा में है। इतने क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत अच्छे थर्मल एनर्जी के स्रोत हो सकते हैं, जियोथर्मल, सॉरी, मतलब भूतापीय ऊर्जा, भूमि की जो गर्म पानी के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे कन्वर्ट करके भाप में उससे बिजली पैदा करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किस कारण उत्पन्न होती है? विस्तारवादी नीति। जब विस्तारवादी नीतियां आती हैं तो उससे क्या होता है, आपका बाजार में बहुत पैसा आता है, तो उससे लोगों की जेब में पैसा आता है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। राजकोषीय प्रोत्साहन, जब भी राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए पैकेज दिए जाते हैं तो उससे भी बूस्ट मिलता है बाजार को, पैसा ज्यादा आता है तो खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, तो उससे उच्च क्रय शक्ति, जब शक्ति ज्यादा होगी तो बाजार में पैसा अतिरिक्त आएगा, उससे भी मुद्रास्फीति, मतलब महंगाई बढ़ती है। बढ़ती ब्याज दरें, ब्याज दरें जब भी बढ़ेंगी मुद्रास्फीति कम हो जाएगी, क्योंकि ब्याज दर क्या करता है, मार्केट के क्रेडिट को कंट्रोल कर देता है, जिससे मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाता है, जेबों तक पैसा कम पहुंचता है, तो उससे आपका मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति को ये रोकने का उपाय है, ये सब बढ़ाने के उपाय है। तो ये 3 सही होंगे, एक नहीं होगा, 1, 2, 3 से बढ़ सकती है, चौथे से नहीं बढ़ सकती है। अगला, यदि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? यदि जीडीपी में क्या जोड़ दिया जाए? विदेश से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए, और क्या घटा दिया जाए? जो विदेशियों की भारत में आय है, तो उससे निकल के आएगा जीएनपी। क्या निकल के आएगा? जीएनपी। जीडीपी तो सकल घरेलू, भारत की सीमाओं के अंदर हुआ, वो सकल घरेलू है। भारत के लोग जो विदेशों में कमा रहे हैं, उन्होंने भारत जो भेज दिया उसको जोड़ दें, जो विदेशी भारत में कमा रहे हैं उनको भारत से निकाल दें, भारत से उनका पैसा माइनस कर दें, तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारे देश के लोगों की आय है। वो कौन सी आय है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, सकल राष्ट्रीय आय। अगर हम सकल राष्ट्रीय आय में से उसकी लागत को घटा दें, डेप्रीसिएशन, ह्रास को घटा दें, तो हमारे पास आएगी एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय। इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यही जीडीपी को राष्ट्रीय आय नहीं बोलते, ना ही जीएनपी को, राष्ट्रीय आय बोलते हैं एनएनपी को। नेट नेशनल जो प्रोडक्ट होता है, जिसमें आपका सारे खर्चे भी घटा दिए जाते हैं, उसके बाद जो शुद्ध हमारे पास आय बचती है उसको बोलते हैं एनएनपी। और एनएनपी में ही अगर हम क्या करें, मध्य वर्ष की जनसंख्या का भाग दे दें, तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम आ जाती है। तो ये एनएनपी होता है। ये वाला जो इसका उत्तर मांगा है वो जीएनपी है। जीएनपी में से अगर हम क्या घटा दें, मूल्य ह्रास, यानी कि लागत को घटा दें, तो हमारे पास एनएनपी आ जाएगी। ये अर्थव्यवस्था में समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रट्टा मारने की चीज नहीं है। रट्टा मार के तो आप 10 मिनट बाद कंफ्यूज हो जाओगे। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये समझना बहुत जरूरी है। उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में किनके बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। उत्तराधिकार, जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसकी गद्दी को लेकर के मुगलों के बीच जो आपका क्या था, गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। उसके बेटों दारा सिकोह, मुराद बख्श, औरंगजेब और शाह शुजा, 4 बेटे थे शाहजहां के, उनके बीच आप जो आपसी झगड़ा हुआ उसे उत्तराधिकार का युद्ध बोलते हैं। मुगलों में उत्तराधिकार की कोई परंपरा नहीं थी। जैसे हमारे हिंदू राजाओं में क्या होता था, राजा का बड़ा बेटा युवराज होगा और बाद में राजा का स्थान वही लेगा, यानी कि गद्दी का मालिक वही होगा। पर मुगलों में नहीं है, चगताई परंपरा को मानते थे, चंगेज खां के वंशज थे और तैमूर लंगे। तैमूरी परंपरा में जो शक्तिशाली होगा वो ले ले भाई, कोई नियम नहीं था। और मुगलों में लड़ाइयों का, आपसी लड़ाइयों का कारण यही था। तो पहली बार, आज तक तो शाहजहां तक तो क्या चला, दरबारी षड्यंत्रों के रूप में ये चीज चलती रही। पहली बार मैदान में गद्दी को लेकर के जो युद्ध लड़ा गया मुगलों में, उसे उत्तराधिकार का युद्ध बोलते हैं। तो ये औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच लगा गया था धर्मत का युद्ध। इसके बाद जो अगला युद्ध लड़ा सामूगढ़ निर्णायक युद्ध था, जिसमें दारा हार गया अंतिमतः और औरंगजेब को भारत की गद्दी प्राप्त हो गई। यह उत्तराधिकार का दूसरा युद्ध था। पहला युद्ध बहादुरपुर में हुआ था, शाह शुजा और आपके दारा सिकोह के बीच। दूसरा धर्मत में औरंगजेब और दारा के बीच। तीसरा सामूगढ़ में औरंगजेब और दारा के बीच। इसी में दारा हार गया और वो मुगल गद्दी से बाहर हो गया, औरंगजेब को गद्दी प्राप्त हो गई। अगला,
18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही काल क्रम निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध को कहा जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक्चुअल में कर्नाटक की जो नवाबी थी उसको लेकर के जो आपका वहां के जो चंदा साहिब थे जो उत्तराधिकारी, उनने ये युद्ध शुरू किया था। चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग के बीच ये युद्ध हुआ था। तो ये जो आपका कर्नाटक की उत्तराधिकार की लड़ाई थी, इसमें जो मुजफ्फर जंग था उसका साथ आपके अंग्रेजों ने दिया था, चंदा साहब का साथ आपके फ्रांसीसियों ने दिया था। इसमें फ्रांसीसी जीत गए थे अंबूर का युद्ध में। ये हुआ था 1749 में। उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध था, जिसे हम वांडीवास का युद्ध बोलते थे। इसमें भारत में अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया, सॉरी फ्रांसीसियों का, और अंग्रेज स्थापित हो गए। और 1764 में हुआ आपका बक्सर का युद्ध। तो इसमें क्रम होगा 1, 2, 3 और 4। अंबूर का युद्ध कर्नाटक का पहला युद्ध था, और प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच था 1757। वांडीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध भी था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई 1760 में। बक्सर का युद्ध 1764 में, जिसमें अंग्रेजों ने मुगल बादशाह अवध के नवाब और बंगाल के नवाब को हराया त्रिपक्षीय हेक्टर मुनेरो ने। तो इसमें 1, 2, 3, 4 यही इसका सही कालक्रम है। अगर हम देखें तो इसके हमने फैक्ट लिखे हुए हैं, देखो स्पष्टीकरण भी लिखा है। 1749 में वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर यह युद्ध चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना तथा अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी गई। चंदा साहब यहाँ पर श्रेष्ठ साबित हुए, फ्रांसीसियों की जीत हुई थी इसमें। प्लासी नादिया जिले के गंगा नदी तट पर स्थित गांव था। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, जिसमें भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। वांडीवास का युद्ध 1760 में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, जिसे तृतीय कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी पूर्णतः पराजित होकर के बाहर हो गए एक तरीके से भारत से। बक्सर का युद्ध 1764 में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के साथ हेक्टर मुनेरो के नेतृत्व में लड़ा था, जिसमें हेक्टर मुनेरो यानी कि अंग्रेज जीत गए। और इसके बाद बक्सर के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना कर दी और इनको सारे दीवानी के नवाजत के अधिकार मिल गए, जिसके बाद एक तरीके से भारत के शासक मुसलमानों की जगह अंग्रेज हो गए। तो ये भी भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध था, बक्सर का युद्ध। बक्सर बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में जो वाराणसी है उसके समीप स्थित है, उत्तर प्रदेश का, गंगा नदी के तट पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस के चिरस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो उसने स्थायी बंदोबस्त किया था, इसके द्वारा भूमि पर जमींदारों के सीमित स्वामित्व अधिकार का सृजन हुआ। जमींदारों को अधिकार मिल गए सीमित रूप से, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा जमींदारों को मजिस्ट्रेटिव शक्तियां वापस ले ली गई। हाँ, मजिस्ट्रेटिव शक्तियां उनकी वापस हो गई जमींदारों के स्थान पर, क्योंकि उसने सिविल सेवा शुरू कर दी थी, उनको मजिस्ट्रेटिव शक्तियां दे दी। इसके कारण जमींदारों के लिए कोई पुलिस कार्य नहीं रह गया था, केवल कर वसूली करना था, ये भी सही है। पुलिस कार्य खत्म हो गए। इसके द्वारा काश्तकारों के अधिकारों को मान्यता दी गई, जिसके कारण भूस्वामी उन्हें कभी भी हटाने से वंचित हो गए, मतलब वंचित नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था। उनको, काश्तकारों को कोई अधिकार और मान्यता नहीं मिली, इसीलिए क्या वो हमेशा अंग्रेजों के इस स्थायी बंदोबस्त के शिकार रहे और अंततः उन्हें अपने क्या करना पड़ा, जो जीवन है उसमें बहुत क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, अंततः खेती भी छोड़ दी। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ संबंधित प्रावधानों को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित? नए राज्यों का गठन, साधारण बहुमत, और क्या है, राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना, साधारण बहुमत, किसी राज्य को मान्यता प्रदान करना, साधारण बहुमत, सभी के सभी। एक्चुअल में यह संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माने ही नहीं जाते, बल्कि इन्हें साधारण बहुमत से पास कराने वाले साधारण बहुमत का ही साधारण क्या संशोधन माना जाता है, संविधान संशोधन नहीं। तो ये 3 के 3 सही है। पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? पंचायती राज के लिए वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग होता है, ये राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल गठित करेगा। प्रत्येक 5 वर्ष में वो राज्य के लिए एक वित्त आयोग बनाएगा, जो राज्य के संसाधनों का पंचायतों के साथ वितरण करने का सुझाव देगा, और ये
अनुच्छेद 243 झ के तहत राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष के लिए राज्य आपका वित्त आयोग का गठन होता है, जो राज्य और जो स्थानीय निकाय हैं उनके बीच धन के वितरण और उनके जो आपसी क्या हैं धन के जो जितने भी स्रोत हैं उनको बढ़ाने या उनके वितरण के, उनके बंटवारे के संबंध में सुझाव देगा। ये हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर किसी का पटवारी का री एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, तो वो इस सीरीज को ले सकता है। पूरे इसी पैटर्न पर है, जो आपको बहुत मददगार सिद्ध हो सकती है। मात्र 250 रुपये में 20 फुल लेंथ के सेट है, जो आपके यूके SSSC बना रहा है। 100 नंबर के 20 हिंदी, 40 उत्तराखंड, 40 जीएस, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर के उसमें क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर रखे गए हैं। ये आप हमारे ऐप SS स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, वहाँ ये आपको लोगो दिख जाएगा प्ले स्टोर में, उसमें ये टेस्ट सीरीज संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के नाम से होगी और यही उसका लोगो दिखेगा। 250 रुपये की ये सीरीज है, जिसमें आपके 100 नंबर के 20 सेट पड़े हुए हैं। आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आने वाली जो परीक्षा है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं की पूरी तैयारी चल रही है। हो सकता है कि ये जल्दी जो दिसंबर में कह रहे हैं करा दें, क्योंकि उत्तराखंड में सारे जो एग्जाम सेंटर हैं सरकारी होंगे अब, ऐसा है। और कल मैं देख रहा था कि हमारे लोहाघाट के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें शिक्षा अधिकारी वगैरह को डीएम के आदेश पर उनकी जांच परख करने के लिए भेजा गया था कि आगामी परीक्षाओं में किस तरीके से, अखबार में ही न्यूज़ देख रहा था कि किस तरीके से वहाँ व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं या नहीं है। तो अब प्राइवेट क्षेत्रों में नहीं होंगे अब सारे, क्योंकि वहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लीक होने के वगैरह के, तो सरकारी स्कूल में, राजकीय स्कूलों में ही कराने का विचार बना रहे हैं। तो उसका निरीक्षण चल रहा है। तो हाल फिलहाल आगामी अगले महीने मेरे हिसाब से तुम्हारा री एग्जाम हो जाएगा, जहाँ तक है जो तैयारियां आयोग की चल रही है, ये ध्यान में रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। क्रिप्टो करेंसी मतलब जो आपका डिजिटल मुद्रा है क्रिप्टो, और एक एल्गोरिदम पर आधारित है। इसमें आपको पता है कि इस मुद्रा को किसी भी आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी का नियंत्रण इस पर नहीं है। तो सरकार क्रिप्टो करेंसी को एक वैधानिक संविदा नहीं मानती है, ये लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि इसे आप कहीं पर भी चला लें ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार इसके इस्तेमाल को समाप्त करना चाहती है, ऐसा नहीं, क्रिप्टो करेंसी को समाप्त नहीं कर रही है कोई भी सरकार, वो चलने दे रही है साइड बाय साइड। हो सकता है कि आने वाले समय में हर सरकार जो आपका डिजिटल करेंसी है, जैसे हमारे देश ने भी अपना रुपया नामक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है, वैसे ही डिजिटल की तरफ बढ़े। लेकिन अभी फिलहाल कोई भी सरकार इसे समाप्त करने के किसी रूप में नहीं है। तो इसमें एक सही है, दो गलत है, ए सही है। देखो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसके फैक्ट देख लो। क्रिप्टो करेंसी का कोई भौतिक रूप नहीं होता, यह केवल ऑनलाइन मौजूद होती है। इसके सभी लेन देन डिजिटल होते हैं। क्रिप्टो करेंसी किसी सरकार, केंद्रीय बैंक या किसी विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं होती, बल्कि यह एक सॉफ्टवेयर के अनुसार काम करती है, जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। इसमें बैंकों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह व्यक्तियों को एक दूसरे को भुगतान करने की अनुमति देता है। आपके पास 10 क्रिप्टो करेंसी, आपने कहा इनका 50,000 मूल्य है, तो आपने 50,000 हिंदुस्तानी रुपए दिए और उस 10 क्रिप्टो को खरीद लिया। आगे क्रिप्टो क्या, आपने किसी को बेचना है तो आपने कहा कि इसका मैं 60,000 रुपये लूंगा या 40,000 रुपये लूंगा, स्थितियों के हिसाब से ऐसे इनका लेन देन होता है। इनमें कोई लीगल टेंडर नहीं है, किसी चीज के बदले खरीद आदमी रख सकता है, नहीं रख सकता, उसकी व्यक्तिगत इच्छा है। अंग्रेजों द्वारा ये सुमेलित करने के लिए है, अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए गए एवं फांसी, एक पार्क में मुठभेड़, अच्छा ये कुछ आपके क्रांतिकारियों को दी गई सजा है उनके बारे में। अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार और फांसी, तो ये भगत सिंह को भी थी, इनकी गिरफ्तारी हुई आपके केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने और लाहौर हत्याकांड में। एक पार्क में पुलिस मुठभेड़, हाँ पार्क में पुलिस मुठभेड़ हुई थी, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, चंद्रशेखर आजाद की मारे गए उसमें। भूख हड़ताल करते हुए शहादत, जतिन दास, ये उसी में बंदी बनाए गए थे जिसमें भगत सिंह, लाहौर षड्यंत्र, सैंडर्स की हत्या में। तो इन्होंने लाहौर जेल में ही आमरण अनशन किया, क्योंकि ये कहते थे कि हमें मौत से कोई डर नहीं, आप हमें फांसी दीजिए, मृत्युदंड दीजिए, लेकिन हमें देशद्रोही के तहत मुकदमा दर्ज मत कीजिए। इनमें देशद्रोही का मुकदमा दर्ज था सभी में, भगत सिंह आदि में। इनने कहा हम पर मुकदमा दर्ज करना है तो राजनीतिक कैदी का करिए, उसी को लेकर के इन्होंने मांग करी थी। और जतिन दास ने इस मांग को लेकर के 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर जेल में ही प्राण त्यागे थे। जतिन दास बंगाल से थे। आपको पता होना चाहिए कि इतिहास में, आज तक के इतिहास में, जतिन दास की शव यात्रा में जितनी भीड़ बंगाल की सड़कों पर थी उस समय, मतलब कलकत्ता की, उतनी इतिहास में कभी दर्ज हुई नहीं थी। ये सबसे
मतलब भावुक पल था पूरे भारत के लिए कि एक व्यक्ति ने केवल अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान दे दी। उस समय के रिकॉर्ड आमरण अनशन था ये। गिरफ्तारी और कालापानी सचिंद्र नाथ सान्याल को हुई थी। ये बंगाल के जाने माने क्रांतिकारी थे और चंद्रशेखर आजाद की जो आपकी क्या थी HSRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसने काकोरी कांड किया था, उसके मुख्य षड्यंत्रकर्ताओं में से एक थे। तो 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2, 4 का 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका सही आंसर होगा। 3 4 2 1 यानी कि सी विकल्प इसका सही है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध किससे लिए गए? भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध कहां से हैं? क्योंकि भारतीय संविधान को उधार का सैला कहा जाता है। 60 देशों के संविधान से कोई ना कोई चीज ली गई है, लेकिन 250 से अधिक अनुच्छेद हमने लिए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम। इसमें 321 अनुच्छेद थे, 250 से अधिक चीजें हमने वहीं से अडॉप्ट करी हुई है। तो ये भारत शासन अधिनियम को हम सबसे बड़ा क्या मानते हैं? उधारी मानते हैं भारतीय संविधान की। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किसके द्वारा किया गया? 1935 में। और केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ इसी के द्वारा, ठीक है। और इसे भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया। द्विधारी, ये भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयोग भी था। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया, लास्ट था 1935 का। इसी के द्वारा 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। मतलब यही हमारा उस समय संविधान बना 1947 में। 1950 तक जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, हमने देश इसी के तहत चलाया, अंतरिम सरकार इसी से चली। 1950 में जब संविधान लागू हो गया तो फिर हमने ये विधान हटा दिया। इससे जो चीजें ली थी वो हमने रख ली जो ठीक थी इसकी। तो 250 से अधिक चीजें इससे आई। द्विधारी अंक पद्धति, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर। क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है, बाइनरी कोड को। तो इसमें भौतिक राशियां निरंतर परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों को करता है, डिजिटल कंप्यूटर आपका आंकिक जो बाइनरी कोड होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो करंट होता है उस पर चलते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में सबसे अधिक वनों का कटान उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का होता है। बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिसमें साल आदि होते हैं सबसे ज्यादा। व्यावसायिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन पर्वतीय वन है। पर्वतीय वन व्यावसायिक दृष्टि से इनसे महत्वपूर्ण नहीं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा कटान होगा। जिसका व्यावसायिक महत्व होगा कटान भी उसी का सबसे ज्यादा होगा। तो ये सही है, ये गलत है। भारत में वर्षावन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है, 1 और 3 सही है। तो इसका सी सही आंसर होगा। बाकी ये भारत के मैप में आप देखो, भारत का जो मैप है अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वन भारत में कौन से हैं? यही व्यावसायिक वन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मिश्रित है, पर्णपाती भी है, शुष्क पर्णपाती भी है और नम पर्णपाती भी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यही क्षेत्र है, इसमें साल सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वृक्ष है, इसका सबसे ज्यादा कटान होता है। जो आपके वर्षा वन है, ये जो पहाड़ है पश्चिमी घाट, इसके पश्चिमी ढलानों पर पाए जाते हैं, ये भी सही है। पर्वतीय वन व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इनके बराबर नहीं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बराबर नहीं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 8 डिग्री अक्षांशों के बीच वर्ष भर वर्षा होती है। बिल्कुल सही है, पूरे साल भर दोपहर के बाद बारिश होती है, संवहनीय वर्षा जिसे बोलते हैं। उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट दोपहर में संवहनीय वर्षा होना एक हर रोज की सामान्य घटना है, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, और इसी के कारण संवहनीय वर्षा होने के कारण ही यहाँ पर वर्ष भर बारिश होती है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगर हम देखें मैप में ग्लोब पर, तो यह है भूमध्य रेखा, इसके दोनों तरफ 8 डिग्री, 1 2 3 4 करके 8 डिग्री इधर भी और 8 डिग्री इधर भी, हर दिन बारिश होगी। और इसी बारिश की वजह क्या है? यहाँ पर क्या होता है, हर तेज धूप पड़ती है, समुद्र में क्या होता है, पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है, और वाष्पोत्सर्जन से वो पानी फिर वहीं पर गिर जाता है, इसे संवहनीय वर्षा बोलते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन यहाँ है, अमेजॉन बेसिन में, दूसरे कॉन्गो जायरे बेसिन में, तीसरे बोर्नियो सुमात्रा बेसिन में। ये दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन हैं, जो आपके संसार का फेफड़ा भी कहलाते हैं। ये सबसे बड़े वर्षावन और हरे वन हैं,
इसकी वजह यह है कि क्योंकि यहाँ पर औसतन 300 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है वर्ष भर में। अगला, भारत में कोर उद्योग क्या है? कोर उद्योग मतलब बेसिक उद्योग, जिन पर पूरा उद्योग का स्ट्रक्चर खड़ा है, ढांचे। तो विद्युत है, विद्युत के बिना तो कोई उद्योग चल ही नहीं सकता। कोयला है, कोयला भी शक्ति का है। पेट्रोलियम है, ये भी शक्ति का है। सभी के सभी कोर उद्योग हैं, क्योंकि इन उद्योगों पर आधारशिला खड़ी होती है अन्य उद्योगों की। लोहा भी आपका किस में आएगा? कोर उद्योग में आएगा। ठीक है, यह औद्योगिक और आर्थिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुल उद्योगों का 40% वहन कोर उद्योगों का होता है, यानी कि कोर सेक्टर का उद्योगों का हिस्सेदारी पूरे औद्योगिक सेक्टर में 40% की है। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी 2014 में। हर सांसद को एक गांव गोद लेकर के उसे आदर्श ग्राम बनाता था। 11 अक्टूबर 2014 को ये जेपी जयप्रकाश नारायण की जो जयंती होती है उसके अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1909 की मुख्य विशेषताएं हैं? 9, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, बिल्कुल सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी विधानमंडलों का विस्तार तथा पुनर्गठन, इसमें संख्याएं बढ़ाई गई केंद्र और प्रांतों के जो विधानमंडल हैं उनमें। गवर्नर की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीय को स्थान, ये भी सही है। एसपी सिन्हा को पहली बार क्या मिला? गवर्नर की कार्यकारिणी में स्थान मिला। तो तीनों सही है। जो आपका 1909 का मॉर्लेमेंटो सुधार कहलाता है उसमें, तो इसी पृथक निर्वाचन मंडल के कारण ये ज्यादा कुख्यात हुआ। इसे मॉर्लेमेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन मंडल देना। इस अधिनियम ने अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति का प्रभाव दिखाई देता है। अंग्रेज ने मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके द्वारा विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया, ये भी सही है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ यूट्यूब पर लगातार बने रहिए। हम आपके लिए आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उत्तराखंड में यूके SSS और यूके PSC द्वारा, उनके लिए निरंतर एक आपके स्टैंडर्ड पाठ्य सामग्री और तरीका, उसके अलावा आपके जो आपके सिलेबस है उसको कवर करते हुए हम लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर, और अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आप आने वाले समय में आपको लगातार हमारे वीडियो मिलते रहें, नोटिफिकेशन आपको दिखता रहे। धन्यवाद।